Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Students, we discuss in our first lecture about the definition of geography, about the definition of economic geography, about the definition of commercial geography, and today we discuss in our second lecture about the importance of geography. So first of all, I would like to revise the definition of geography. First of all, you should follow this book, Commercial Geography. Author name is Sabah Wasim and publisher name is Azim Academy. As you know, there is no recommended book from Punjab Textbook Board. Actually, different author write the books about geography. जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स की इंग्लिश, उर्दू और पाकिस्तान स्टडीज़ की जो बुक्स हैं, या जैसे एफएससी में जो बुक्स होती हैं मैथ्स की, केमिस्ट्री की, वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से पब्लिश्ड होती हैं. तो हमारे पास कोई ऐसी बुक नहीं है जो कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने रिकमेंड की हो, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने प्रिंट की हो. डिफरेंट बुक्स रिकमेंड कर दी हैं. तो उनमें से एक ये रिकमेंडेड बुक है जो आपने बाय करनी है और इसी बुक को हम फॉलो करेंगे. तो स्टूडेंट्स, हम फर्दर चलते हैं कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जियोग्राफी क्या है. अब थोड़ा सा अगर हम बैक पे जाएं तो मैंने आपको बताया था कि जियोग्राफी 2 ग्रीक वर्ड से लिए गए. वो ग्रीक वर्ड कौन है? जियो एंड ग्राफी. जियो का मतलब मैंने आपको बताया था लैंड को कहते हैं. ग्राफी का मतलब मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड को कहते हैं, या अर्थ को कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ. तो जियोग्राफी की एक डेफिनेशन लेते हैं. द स्टडी ऑफ नॉलेज दैट examines the relationship between the earth and its people. ये डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी तफसील से पढ़ी थी. तो रिवीजन, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू में मैंने एक डेफिनेशन और ऐड की है जो कि बिल्कुल सिंपल है कि जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट. इंटर रिलेशन ताल्लुक़ है किसके दरमियान? लोगों के और उसके जो इन्वायरमेंट है, जो उसका माहौल है, उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है, उसे क्या बोलते हैं? जियोग्राफी. तो हमने इकोनॉमिक और कमर्शियल जियोग्राफी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग अंडर वेरिंग सेट्स ऑफ कंडीशंस. कि जो हमारे पास इकोनॉमिक जो माशी सरगर्मियां हैं और उनका जो इंसान ने डिफरेंट हालात में जो उनके इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एंड कमर्शियल जियोग्राफी. अब जब भी हम माशी सरगर्मी या इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं, डिफरेंट चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं उसमें. तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो टॉपिक है जी इम्पॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफी. देखिए, स्कोप हमने पढ़ा, स्कोप और इम्पॉर्टेंस में फ़र्क है. स्टूडेंट्स, एक बात को आपने याद रखना है कि चीज़ों को मैक्सिमम लेवल के ऊपर आपने जो है ना कॉम्प्लिकेट नहीं करना. आपने इनको सिंपलिसिटी में रख के साथ साथ पैरेलल दोनों को लेके चलना है कि स्कोप क्या है और इम्पॉर्टेंस क्या है. तो जब हम जियोग्राफी की इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं तो पहला जो कि जियोग्राफी हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये जो जियोग्राफी की हम स्टडी कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल जो हर साल स्टूडेंट्स की तरफ से सुनने को मिलता है कि सर कॉमर्स के अंदर जियोग्राफी क्यों पढ़ाई गई है. तो पहली बात बेटा, मैं आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि हम प्योर जियोग्राफी नहीं पढ़ते. हमारी बुक का नाम है कमर्शियल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी. तो हमने सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ या जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जियोग्राफी के साथ जो उनका ताल्लुक़ है, जो लिंक है, हमने उसको पढ़ना है. अब स्टूडेंट्स, एक बात को याद रखिएगा, हम जब किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके कोई फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं. अब ये जो जियोग्राफी की स्टडी है, ये मुल्क के अंदर रहने वाले तकरीबन हर शख्स के लिए ज़रूरी है. ये कोई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है ना वो एक ख़ास तबके को पढ़ना चाहिए, नहीं, ये सबको पता होना चाहिए. तो जो पहला हमारे पास जो हेडिंग बनेगी इसकी इम्पॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफी में, वो है जी टू इंक्रीज़ नॉलेज. ये हमारे इल्म में इजाफा करता है. देखें बेटा, हम जब पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था
कि हम तकरीबन हर उस चीज़ को पढ़ेंगे जिसका ताल्लुक बिज़नेस से है। हम हर उस चीज़ को पढ़ेंगे कि जिसका ताल्लुक हमारे कंट्री की इकॉनमी के साथ है। तो जियोग्राफी का पहले जो फ़ायदा है, जो अहमियत है, जो हम इसको क्यों पढ़ते हैं भाई, ये क्या है, हमारे कॉमर्स के सिलेबस के अंदर जो 7 किताबें हैं उनमें जियोग्राफी क्यों है, तो वो इसलिए है कि यह एक हमारा नॉलेज को इंक्रीज़ करती है। अब जब जियोग्राफी हमारे नॉलेज को इंक्रीज़ कर रही है तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा, तो माशाल्लाह आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आपको बाखूबी अंदाज़ा है कि नॉलेज अगर आपके पास है तो आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। जैसे डिफरेंट जो जियोग्राफर्स हैं उन्होंने जियोग्राफी की डिफरेंट डेफिनेशन है। तो डिफरेंट जियोग्राफर कहते हैं कि आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड अरेंजमेंट ऑफ फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस, फाइंड रिसोर्सेज एंड दे आल्सो स्टडी द रिलेशनशिप ह्यूमन बीइंग्स टू देयर इन्वायरमेंट विद बोथ फिजिकल एंड कल्चर, दोनों इन्वायरमेंट के साथ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफी बोलते हैं। अब जब इसकी स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली हमें जो है इसके बारे में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। अदर साइंसेज हैं, सोशल साइंस है, ठीक है, सोशल साइंसेज में आपको पता है कि उसमें इकोनॉमिक्स आती है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर है। तो ये सारी चीज़ें, उनके साथ साथ जियोग्राफी की भी एक अपनी इंपॉर्टेंस मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, एक बात तो ये तो सिंपल है कि जियोग्राफी की स्टडी से आपका नॉलेज इंक्रीज़ होता है। सेकेंड हेडिंग है कि अवेयरनेस ऑफ फिजिकल नॉलेज। ये बड़ा, जो कि बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट या बीइंग अ बिजनेसमैन, डेफिनेटली फ्यूचर में आपने बिज़नेस करना है, बिज़नेस नहीं करना तो बिज़नेस के साथ इनडायरेक्टली तो आप ज़रूर कनेक्टेड होंगे जो भी आप कोई काम करेंगे। तो इकोनॉमिक जो जियोग्राफी है वो इन्वेस्टिगेट्स करती है और इसको डाइवर्सिफाई करती है, इसकी डाइवर्सिटी को देखती है। जो बेसिक रिसोर्सेज है ना हमारे पास दुनिया के अंदर, बेसिक रिसोर्सेज जो फिज़िकली जो नज़र आते हैं, उनको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जब हमें उसका पता चल जाता है तो हम उसको एवेल्यूएट करते हैं, और जब हम एवेल्यूएट करते हैं तो जब एवेल्यूएट कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की तरफ जाते हैं। तो जियोग्राफी की स्टडी या इसकी अहमियत में ये पॉइंट जो है कि उसके जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है पूरे वर्ल्ड का, उसकी अवेयरनेस भी हमें हो जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हेडिंग है, इम्पॉर्टेंस फॉर ट्रेडर्स। ट्रेडर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बात को समझें आप कि बीइंग अ ट्रेडर होता है क्या है। ट्रेडर होता है कि जिसमें बाइंग एंड सेलिंग जो बंदा कर रहा होता है उसे ट्रेडर कहते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ commodities या buying and selling of goods and services is called trade. The person who is doing this job is known as trader. तो ट्रेडर जब जियोग्राफी का नॉलेज उसके पास आता है या बिजनेसमैन अगर उसके पास ये चीज़ें आती हैं तो उसको सीखता है, वो उसको पता चलता है कि प्रोडक्शन जो डिफरेंट थिंग्स की है, क्रॉप्स की है, मिनरल्स की है, डेफिनेटली 2 मेजर थिंग्स फॉर ट्रेडर। तो उनकी प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होती है, उनकी ट्रेड कहाँ कहाँ होती है, वो क्यों पॉसिबल है, किस जगह पे पॉसिबल है स्टूडेंट्स, किस जगह पे पॉसिबल नहीं है। तो ट्रेडर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देन जियोग्राफी की इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो पिछले पॉइंट से आपको क्लियर हो गया कि इंडस्ट्रियलिस्ट का काम क्या होता है कि वो रॉ मटेरियल जो है वो बाय करता है और उसको किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, फाइनल गुड के अंदर, जैसे कंज्यूमर गुड कहते हैं उसमें कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद फिर ट्रेड और कॉमर्स का जो है वो सारा सिलसिला स्टार्ट होता है। देन इम्पॉर्टेंस हमारे पास अभी तक हमने 4 पॉइंट पढ़े इसके, कि जो जियोग्राफी है उसकी इम्पॉर्टेंस में कि वो नॉलेज इंक्रीज़ करता है, आपको वर्ल्ड के फिज़िकल इन्वायरमेंट के बारे में अवेयरनेस मिलती है, ट्रेडर्स को पता चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ किस इलाके में, या कौन सी क्रॉप्स, मिनरल्स, एवरीथिंग कुछ भी जो से रिलेटेड है ट्रेड से वो कहाँ अवेलेबल है। इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर दोनों पैरेलल चलते हैं। तो डेफिनेटली जब इंडस्ट्रियलिस्ट को पता चलेगा कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कहाँ से सस्ता मिलेगा, कहाँ पे रॉ मटेरियल अच्छा मिलेगा, कहाँ से उसको मैं बाय करके जल्दी अपने फैक्ट्री में ला के उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो ये उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देन एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं, जो फार्मर्स हैं, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, तो उनके लिए इम्पोर्टेंस है कि एक बात आपने याद रखनी है, जो क्वालिटी सीड है,
या सीड की काइंड्स कौन है, बीज जो हम है, या लेटेस्ट टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। पुराने दौर में आपने पढ़ा होगा कि वो 2 जानवर बांध के एक शख्स पीछे चल के जो है वो हल चलाया करता था। अब लेटेस्ट हमारे पास तरीके, पहले एक शख्स हाथ से दाना फेंका करता था, अब हमारे पास लेटेस्ट तरीके। पहले वो हाथ से वो जो है ना वो काटा करते थे और बड़े दिन लगते थे, अब एक ही मशीन है वो काटती है और काटने के साथ उसको साथ ही साथ वो उसको जो है वो भूसे में और साथ ही साथ गंदम जो है उसमें कन्वर्ट करती जाती है। तो अगर जो फार्मर है वो इसकी स्टडी करता है और वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड यूज़ करके, लेटेस्ट मेथड ऑफ टेक्निक्स यूज़ करके, तो इस तरीके से वो क्या है कि एक अच्छा रिजल्ट और एक अच्छी अर्निंग कर सकता है। तो जियोग्राफी की जिस तरह हमने पढ़ा ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरलिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इकोनॉमिस्ट के लिए भी इसकी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जी वो पॉइंट आता जा रहा है जी कि हम जो आईकॉम के अंदर कमर्शियल जियोग्राफी क्यों पढ़ते हैं, इसकी वजह क्या है। तो डेफिनेटली फ्यूचर में आप में से कितने लोगों ने ट्रेडर बनना है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, ठीक है। मे बी आप लोग जो है वो फार्मर ना बने, लेकिन हो सकता है कि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है मशीनरी का बिज़नेस कर रहे हो, आप डिफरेंट जो सीड्स का बिज़नेस कर रहे हो, आप डिफरेंट जो उनकी मेडिसिन उनका कर रहे हो, तो आपसे भी रिलेटेड हो सकता है। इकोनॉमिस्ट के लिए क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट्स? इकोनॉमिस्ट के लिए इसलिए ज़रूरी है कि इकोनॉमिस्ट का मेन काम क्या होता है कि उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है। और स्टूडेंट्स जब इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है तो इकोनॉमिक प्लानिंग करने वाले शख्स को हर चीज़ का पता होना चाहिए। तो मेजर चीज़ें जो उसे पता होनी चाहिए, इसको अपने जो जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और कौन कौन से जो रिसोर्सेज हैं उनको हम ऑप्टिमम जो है यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और कौन से रिसोर्सेज की नहीं कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो इकोनॉमिस्ट है उसको पता होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इकॉनमी अगर हमने करनी है तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है जब तक आप मैन और उससे रिलेटेड इन्वायरमेंट की स्टडी नहीं करते। तो अब यहाँ पे सब पॉइंट्स को जब स्टूडेंट्स हमने देखा, तो आजकल एक बड़ा इन है जी, आप में से कितने जो स्टूडेंट्स हैं उनके फैमिली के लोग जो हैं वो बैंकर्स हैं। तो यहाँ पे जब मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ कि जी बैंकर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर इसका बैंकर से क्या ताल्लुक है, वो बैंकर एक शख्स बैठा हुआ है और वो लोगों को डील कर रहा है, उसका इससे क्या ताल्लुक है। तो जियोग्राफी की जो स्टडी है, जियोग्राफी की इम्पोर्टेंस, जो अहमियत है, वो बैंकर्स के लिए भी है। देखें, अगर लीडिंग बैंकर बनना है, आपने अपने आप को मनवाना है, ठीक है, तो आपको जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना कंट्री की, उसका ज़रूर पता होना चाहिए। फिर कंट्री की एक तो कलेक्टिव फाइनेंशियल पोजीशन का पता होने के साथ साथ स्टूडेंट्स आपको किसी ख़ास इलाके की फाइनेंशियल पोजीशन का भी अंदाज़ा होना चाहिए। ज़रूरी तो नहीं कि आप सारी ज़िंदगी जो है वो DHA ब्रांच में ही रहेंगे, आप प्रमोट होकर किसी और एरिया में भी तो जा सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो इकोनॉमिक एंड कमर्शियल जियोग्राफी की स्टडी से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी कंट्री में कितना पैसा लोगों के पास मौजूद है, कितना चाहिए और कितना बैंक के पास आएगा या नहीं आएगा, तो ये भी आपको अंदाज़ा होगा। देन जब इन सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंस है तो डेफिनेटली जो रूलर्स हैं, तो रूलर्स के लिए इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप इकोनॉमिक एंड कमर्शियल जियोग्राफी की स्टडी से, ठीक है, तो जो रूलर्स हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब वी कैन से डैट कि दे कैन नो अबाउट द एग्रीकल्चर, mineral and industrial progress in different parts of the world. Yes, we can also tell them how the people of those countries have utilized their resources for progress. ये भी अंदाज़ा हो सकता है, ये भी उनको पता चलेगा इसकी स्टडी से। फिर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसे रेज करना है, रूलर्स को इससे भी अंदाज़ा होगा। देन कौन कौन सा मेथड यूज़ किया जा सकता है। देखिए, रूलर्स का सबसे बड़ा जो टारगेट होता है ना, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, उसका चैलेंज होता है कि कंट्री के अंदर पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए, हंगर को जो है वो भूख को ख़त्म किया जाए, जो बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके मसले को हल किया जाए। तो उस मसले को हल करने के लिए रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन रूलर्स को जो है वो तब पता चलती है जब उनके पास इनफ नॉलेज अबाउट जियोग्राफी एंड कमर्शियल जियोग्राफी ऑफ कंट्री हो। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ये कॉमर्स के स्टूडेंट हर वक्त कहता है जी हम क्यों बढ़ रहे हैं,
अक्सर सवाल सुनने को मिलता है कि सर मैंने खेत तो नहीं लगाना, मुझे आप क्रॉप्स भी पढ़ाएंगे। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हम नेक्स्ट क्रॉप्स भी पढ़ेंगे, जाके चैप्टर पूरा आ रहा है हमारे पास। तो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली स्टूडेंट ने ही आगे फ्यूचर में जाके ट्रेडर बनना है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, एग्रीकल्चरिस्ट बनना है, इकोनॉमिस्ट बनना है, बैंकर बनना है, रूलर भी बनना है। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स जब फ्यूचर का सोचते हैं तो वो तब ही सोच सकते हैं अगर उनके पास डिफरेंट चीज़ों का, डिफरेंट एस्पेक्ट्स का, इंडस्ट्री का, ठीक है, ट्रेड का, बैंक्स का, कंट्री की क्रॉप्स का, कंट्री के इन्वायरमेंट का, फिजिकल इन्वायरमेंट का, अगर उसको पता होगा तो वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। रादर वो बिजनेसमैन तो बन जाएगा, वो सक्सेसफुल बनता है कि नहीं बनता, वो एक अलग डिबेट है। तो देन इकोनॉमिक वेलफेयर को देखा जाए तो उसके लिए हमारे पास जो है वो इकोनॉमिक वेलफेयर का जो हम देखते हैं तो उसमें क्या मेन चीज़ है। बेसिकली देखें, द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी इज टू एग्जामाइन मैन्स इकोनॉमिक अचीवमेंट इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन लाइट ऑफ हिज एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक जियोग्राफी फंडामेंटली मेंटेन अ वेरी क्लोज रिलेशन with the man's economic welfare as other social sciences do। तो डेफिनेटली जितने पॉइंट्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, इन पॉइंट्स को जब स्टूडेंट्स हम सामने रखते हैं तो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए जियोग्राफी की स्टडी और जियोग्राफी के जो की पॉइंट्स हैं, जियोग्राफी के जो मेन, जो उसके हब है, जो उसके मेन स्कोप है, उनको सामने रखा जाए तो डेफिनेटली एवरीथिंग जो है वो आपको इकोनॉमिक वेलफेयर की तरफ लेके जाएगी। अब जब आप बिजनेसमैन बनते हैं, जब आप ट्रेडर बनते हैं, बेटा एक बात को याद रखना अपने स्टूडेंट्स कि जब आप बिजनेसमैन बनते हैं, आप ट्रेडर बनते हैं, तो आपको अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए सॉल्यूशन देना पड़ता है। अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आपको सॉल्यूशन देना पड़ता है प्रॉब्लम्स का। एक अच्छा मैनेजर वो है जो कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले। एक अच्छा बिजनेसमैन वो है जो कि प्रॉब्लम को मिनिमाइज करे, प्रॉब्लम होने ही ना दे, और अगर हो जाए तो उसको कैसे हल करे। तो जब बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी की आपने बात करनी है तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप मैन और मैन का जो इन्वायरमेंट का इंटर रिलेशनशिप है, ये डेफिनेशन पढ़ी थी ना हमने इसकी जियोग्राफी की कि मैन एंड इन्वायरमेंट और इंटर रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड मैन से इन्वायरमेंट, तो वो कभी भी इसको जाने बगैर आप बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी कर ही नहीं सकते। और जब आप बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक नहीं कर सकते हैं तो एक बात आपने ज़हन में रख लेनी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है वो प्रॉपर नहीं हो सकती, और जब वो प्रॉपर नहीं हो सकती तो फिर वो आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है इकोनॉमिक्स के अंदर भी और कॉमर्स के अंदर भी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या है जी? अमीर अमीर से अमीरतर और गरीब गरीब से गरीबतर होता जा रहा है। तो उसमें अगर हम जियोग्राफी की स्टडी करते हैं, जियोग्राफी का नॉलेज रखते हैं, तो इट गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर पीपल आर एंड व्हाट एक्टिविटी दे आर इंगेज्ड इन। जब इसका पता चल जाएगा तो प्रॉब्लम का सलूशन हमें खुद ब खुद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जियोग्राफी की जो आगे जो स्टेप है, जो इम्पॉर्टेंट है, उसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें, या उसकी जो अहमियत है स्टूडेंट, उससे कंट्री के अंदर, वर्ल्ड के अंदर स्टेबिलिटी आती है, पीस आता है। अब ये थोड़ा सा पॉइंट जो है ये आई नो कि आपको थोड़ा सा पॉइंट पिंच कर रहा है कि जियोग्राफी की स्टडी से स्टेबिलिटी और पीस कैसे आ सकता है। एक बात तो मैंने आपको पहले बताई कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड वेलफेयर ऑफ पीपल। ये बात तो मैंने आपको पहले बताई कि जब रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, और जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तो पीपल की वेलफेयर आएगी। तो वी कैन से दैट द इकोनॉमिकल जियोग्राफी प्रोवाइड्स लेटेस्ट एंड मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन द वर्ल्ड। इवन एवरी कंट्री डिपेंड्स ऑन अदर कंट्री। ये तो बात सिंपल है कि कोई भी मुल्क आइसोलेशन में नहीं रह सकता। वो ये नहीं कह सकता कि जी मैं नहीं, वो मतलब
तो उस पर डिपेंड करता है अदर कंट्रीज़ पे। और जब वो अदर कंट्रीज़ पे डिपेंड करता है तो वो इकोनॉमिक्स में आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है, नीड्स एंड वांट। डेफिनेटली आपने इकोनॉमिक्स में बड़ी तफसील से, जो जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने ये फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि नीड्स और वांट्स जो हैं, तो वो एक आपने स्कार्सिटी चीज़ पढ़ी होगी, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं। तो उनको पूरा करने के लिए हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हम बार्टर सिस्टम करते हैं हम। तो उस बार्टर सिस्टम की वजह से वर्ल्ड के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी आती है। तो कैसे पता चलेगा कि अगर हमें अच्छे या राइस चावल चाहिए तो किस कंट्री से मिलेंगे? तो डेफिनेटली वी शुड हैव टू स्टडी अबाउट जियोग्राफी एंड कमर्शियल जियोग्राफी। नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस द डिस्पैरिटी गैप। देखिए स्टूडेंट्स कि एक बात अभी तक जितना हमने पढ़ा, जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, वन थिंग इज़ क्लियर, इकोनॉमिकल जियोग्राफी प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज ऑफ various countries and tell us how these resources are being utilized for welfare of human being. So international cooperation and reduce the disparity gap. तो डिस्पैरिटी गैप कैसे कम होता है कि जब हमें पता चलता है कि रिसोर्सेज कहाँ पे हैं, किस कंट्री में कितने रिसोर्सेज हैं। ये तो आपने अक्सर चीज़ सुनी है जी, डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्री है, ये आपने चीज़ें जो है ना ये भी इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई हैं। तो जियोग्राफी के नॉलेज से, जियोग्राफी की स्टडी से डिस्पैरिटी जो गैप है उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट ये जो पॉइंट है वो पाकिस्तान के हवाले से बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब वर्ड आता है डेवलपिंग कंट्रीज़ तो हमारे कंट्री और जितने भी हमारे से मिलते जुलते जो मुल्क हैं, जो हमारे शाना बशाना या हमारी तरह ही हमारी रफ्तार से ही तरक्की कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को जानना कि दुनिया में क्या काम हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले लोग वो 2 जानवर बांध के और उससे जो है ना वो कल्टीवेशन किया करते थे, हार्वेस्टिंग उसी से किया करते थे, वो तरीका मैंने बताया आपको। तो आज ऐसे नहीं होता। आज क्या किया जाता है जी? आज क्या किया जाता है? लेटेस्ट मेथड यूज़ किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल जियोग्राफी अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज नो द लेटेस्ट मेथड्स, टेक्निक्स एंड बेटर पॉलिसीज फॉर इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ एंड फॉर मेकिंग रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। देखिए कंट्री के लोग अगर नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देंगे, अगर वो रॉ मटेरियल की एक्सट्रैक्शन जो है या उसकी जो प्रिपरेशन है रॉ मटेरियल की, अगर वो आसानी से कर लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो डेवलपिंग कंट्री है वो बड़ी ही तेज़ी के साथ डेवलप्ड का सफ़र जो है वो पूरा कर सकता है। द लास्ट पॉइंट अबाउट टूडेज डिस्कशन इज इम्पॉर्टेंस फॉर डेवलप कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्री के लिए तो इम्पॉर्टेंट है और हमने स्टूडेंट्स की बात को क्लियर भी किया क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, तो दोबारा वापस जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि डिस्पैरिटी जो गैप है उसको कवर कैसे किया जाता है, स्टेबिलिटी एंड पीस पे आपको वापस लेके जाऊंगा। स्टेबिलिटी एंड पीस की हमने हेडिंग पढ़ी थी कि इसमें हमारे पास कैसे आता है। तो इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो डेवलप्ड कंट्री जो है डेफिनेटली वो भी आइसोलेशन में नहीं रह सकता, वो डेवलपिंग कंट्री के साथ ट्रेड करके अपने आप को मज़ीद डेवलप की तरफ लेके जाता है, अपनी डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज़ करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो डेवलप्ड है तो वो उस स्टेटस को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। तो स्टूडेंट्स जब वो स्टेटस को मेंटेन रखने की कोशिश करता है तो एक बात आपने क्लियर कर लेनी है कि डेवलप कंट्री क्या करेगा, अपने लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। और जब वो लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रखने की कोशिश करेगा तो वो एक्सप्लोर करेगा न्यू टेक्निक्स को, रिसर्च वो लीड करेगा ना। अब देखिए ना, जो डेवलप कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री को लीड करेगा। जैसे आजकल है ऐसा, आपने अक्सर एक चीज़ सुनी होगी कि हम मशीनरी उस कंट्री की बाय करते हैं जो उसमें एक्सपर्ट हो, ऐसा ही है। तो जब वो एक्सपर्ट है तो वो क्या कर रहा है, वो भाई न्यू टेक्निक्स ले रहा है, वो रिसर्च करके हमें दे रहा है।
वो हम जो चीज़ें सोचने के बाद में सोचनी होती हैं, जिसकी तरफ जाना होता है, वो पहले करके हमें पकड़ा देता है। वो लकड़ियाँ दे देता है हमें, कुल्हाड़ा नहीं देता। हम कुल्हाड़े के बारे ढूंढ ही रहे होते हैं, लकड़ियाँ घर में मौजूद होती हैं। वो कौन दे रहा है? डेवलप कंट्री दे रहा है। तो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और फाइनल एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। अगर मैं यूँ कहूँ कि हर साल ये क्वेश्चन आता ज़रूर है, या मॉर्निंग में या इवनिंग में। जी, जो पहले 2 लेक्चर हमने पढ़े हैं, इनमें से इंशाल्लाह 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन फाइनल एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, फर्स्ट चैप्टर में से आता है। तो फर्स्ट चैप्टर का भी एक हमारा टॉपिक रहता है, इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने जो जो पॉइंट याद करना है ना, उसके की पॉइंट्स याद रखने हैं। हेडिंग याद है तो की पॉइंट याद करो, मेन पॉइंट क्या है, वो हेडिंग का मकसद क्या है, वो हेडिंग क्यों लिख रहे हैं, उस मकसद को आपने जो है वो अपनी सिंपल इंग्लिश में एग्ज़ाम में लिख देना है। तो आज के इस लेक्चर को अगर मैं कंक्लूड करूं, इसका हासिल कलाम या जो तबसरा करूं, जो आज हमने चीज़ें पढ़ी हैं कि जोग्राफिया की जो अहमियत है, जो इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफी है, वो क्या है, हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक जियोग्राफी प्रोवाइड क्यूरियोसिटी एंड एंथुसिज्म विच प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ मैनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कि जितने भी पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं, सारे के सारे एंड में कहाँ जा रहे हैं? आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, आपके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने की तरफ जा रहे हैं। सो द जियोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को जहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा आपको ये की नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ अवेलेबल है और कौन सी चीज़ कहाँ अवेलेबल नहीं है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह इस वीक के जो एंड पे एक असाइनमेंट शेयर की जाएगी, तो उस असाइनमेंट को भी जो है वो आपने सोल्यूशन सेंड करना है। थैंक यू सो मच।